अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे थे साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं हमारी ड्रग को पोलर कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए ताकि वो ईजिली बॉडी में से एलिमिनेट आउट हो जाए, ठीक है, या फिर ड्रग को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए साइटोक्रोम P450 जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। अभी हमने देखा था कि कुछ पेशेंट्स में, कुछ लोगों में जेनेटिक चेंज हुई होती है, लाइक 2D6 की किसी में डेफिशिएंसी हो तो वो पेशेंट अगर कोडीन ले तो वो अपना इफेक्ट जो, क्योंकि मॉर्फिन के अंदर कन्वर्ट नहीं होती कोडीन, जिन मेटाबोलाइज नहीं करता ना, क्योंकि 2D6 है वो रिस्पॉन्सिबल है कोडीन को मॉर्फिन में मेटाबोलाइज करने के लिए। जब इसी की यही एब्सेंट है तो ऑफ कोर्स नहीं होगा। अब 2C19 की जिनमें डेफिशिएंसी होती है तो उनके अंदर एंटीप्लेटलेट ड्रग जो है क्लोपिटोग्रिल को एक्टिव फॉर्म में मेटाबोलाइज नहीं हो पाता ये, तो हमें कोई और एंटीप्लेटलेट ड्रग जो है वो देना पड़ता है। अब फेज 2 रिएक्शन को देखने से पहले हमें ये देखना है कि ये जो साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स होते हैं ना, इनको कुछ ड्रग्स होती हैं जो इंड्यूस करती हैं, कुछ होती हैं जो इनको इनहिबिट करती हैं। इंड्यूस में फिनोबार्बिटल, रिफेम्पिन है, रिफेम्पिन जो है एंटी टीबी ड्रग है, और कार्बामेस्टामाइन। अब जो ये रिफेम्पिन ड्रग है ना, ये एंटी टीबी ड्रग है, ठीक है। रिफेम्पिन ड्रग जो है ये, और साथ में अगर हम एक पेशेंट को एक और ड्रग भी दे रहे हैं, HIV प्रोटीएज इनहिबिटर दे रहे हैं, ठीक है, उस क्लास की कोई ड्रग दे रहे हैं। अब रिफेम्पिन जो है उस साइटोक्रोम P450 एंजाइम जो कि इसकी मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व है ना, ठीक है, अब इसके मेटाबॉलिज्म में एंजाइम इन्वॉल्व है, साइटोक्रोम P450 की कोई क्लास इन्वॉल्व है। अब रिफेम्पिन जो है वो भी हम साथ में एडमिनिस्टर कर रहे हैं। रिफेम्पिन जो है ना, इस एंजाइम को पता क्या करेगा, इंड्यूस कर देगा। इंड्यूस कर देगा तो इसकी जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। जब इस एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी ना, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इसको HIV प्रोटीएज इनहिबिटर को मेटाबोलाइज करेगा, इसकी मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाएगी, क्योंकि रिफेम्पिन और इसको हमने किया को एडमिनिस्ट्रेशन की, इनकी हमने इकट्ठा दिया, रिफेम्पिन ने ये एंजाइम बढ़ा दिया, तो HIV प्रोटीएज, तो इनडायरेक्टली HIV प्रोटीएज इनहिबिटर की मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगी। इसकी मेटाबॉलिज्म बढ़ेगी तो प्लाज्मा ये बहुत जल्दी मेटाबोलाइज होगा, प्लाज्मा कंसंट्रेशन इसकी कम हो जाएगी, और इसकी जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है ना, वो भी इस ड्रग की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हम इसको लेट्स सपोज हम इसको 100 mg दे रहे हैं जितनी रिक्वायर्ड है डोज, साथ में रिफेम्पिन नहीं दे रहे हैं, लेकिन 100 mg पे इफेक्ट जो शो करना चाहिए था ये नहीं करेगा, क्योंकि इसका एंजाइम ही इंड्यूस हो गया है, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गई है, इसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन बहुत जल्दी लो हो जाएगी, जल्दी जल्दी मेटाबोलाइज होगी, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी जो है इसकी क्या हो जाएगी, लॉस। फिर हम इसी तरह इनहिबिटर देखते हैं, साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर, ये ड्रग्स मोस्टली करवाते हैं एरिथ्रोमाइसिन, कीटोकोनाजोल, रिटोडेविर और ओमेप्राजोल। एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एरिडोनेविर, HIV प्रोटीएज इनहिबिटर, ओमेप्राजोल जो है वो हमें पता है PPI है। अब ये जो ओमेप्राजोल है ना, ओमेप्राजोल के साथ हमने लेट्स सपोज दी वारफेरिन, ठीक है, वारफेरिन जो है इसका एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट है, ठीक है, एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट है, और ओमेप्राजोल जो है प्रोटीन जो है PPI है, ठीक है, पेप्टिक प्रोटीएज इनहिबिटर है ये, और ये एंटीकोएगुलेंट हो गए। अच्छा, अब पता है क्या होगा, जो वारफेरिन को अगर हम इन दोनों ड्रग्स को इकट्ठा दे रहे हैं, अब जो साइटोक्रोम P450 एंजाइम वारफेरिन के लिए इन्वॉल्व है ना, इसकी मेटाबॉलिज्म की, ओमेप्राजोल उसको पता है क्या कर देगा, उसको इनहिबिट कर देगा, उसको इनहिबिट कर देगा, तो वारफेरिन का जो प्लाज्मा में लेवल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका लेवल बढ़ेगा तो इसका जो है एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट इतना ज़्यादा होगा कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी उस पेशेंट के अंदर, इसका टॉक्सिसिटी हो जाएगी इसकी, क्योंकि इसको मेटाबोलाइज करने वाला जो एंजाइम था साइटोक्रोम P450 का, ये जो जिसने वारफेरिन को करना था, ओमेप्राजोल को भी हमने साथ में एडमिनिस्टर किया, और ओमेप्राजोल ने इस एंजाइम को क्या कर दिया है, इनहिबिट कर दिया, ठीक है। फिर हमने जो है ना ये चीज़ देखनी है कि हमने देखना फेज़ 1 रिएक्शन हमने देख लिया है, ठीक है, जिसमें जो है वो जो ड्रग है उसकी ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है, हाइड्रोलिसिस होती है, ठीक है, और उसके अंदर जो है हम जो है इंट्रोड्यूस करवाते हैं OH ग्रुप, अनमास्क करवाते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं NH2 ग्रुप। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि फेज़ 2 रिएक्शन में, अब हम पढ़ते हैं फेज़ 2 रिएक्शन को कहते हैं कंजुगेशन रिएक्शंस,
ठीक है। फेज़ 2 रिएक्शन में ये होता है कि अगर जो मेटाबोलाइट जो है ना फेज़ 1 रिएक्शन से उसकी मेटाबॉलिज्म हो गई, वो पोलर हुआ तो किडनी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। लेकिन कभी कभी जो फेज़ 1 रिएक्शन में भी मेटाबोलाइट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा जो हैं वो पोलर नहीं होते कि बॉडी में से एक्सक्रीट आउट हो सकें, ठीक है। तो वो फेज़ 2 रिएक्शन में एंटर हो जाते हैं। कुछ जो ड्रग्स होते हैं ना जिनके पास ऑलरेडी ये वाले कंपाउंड, जिनके पास ऑलरेडी ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, OH, NH2, COH, वो डायरेक्टली फेज़ 2 में एंटर हो जाते हैं। फेज़ 2 रिएक्शन को कंजुगेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो भी सबस्ट्रेट होता है ना उसके साथ कंजुगेशन होती है। कंजुगेशन होती है किसकी? ग्लूकोरोनिक एसिड की, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की, ये कंजुगेशन होती है इनकी, एसिटिक एसिड की या अमीनो एसिड की। इनकी क्या हो जाती है? ड्रग्स के साथ ये मॉलिक्यूल्स इनकी हो जाती है कंजुगेशन, तो इन द रिजल्ट बहुत ज़्यादा पोलर मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है, जो वाटर सॉल्युबल होते हैं और वो फिर बॉडी से क्या हो जाता है? एलिमिनेट आउट हो जाता है। एंड मोस्टली कंजुगेशन रिएक्शन में जो सबसे ज़्यादा प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में वो ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ कंजुगेशन होती है, ग्लूकोरोनिडेशन होती है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया कि हमने डिस्कस करना था फेज़ 2 का रिएक्शन, ठीक है। अब फेज़ 2 रिएक्शन में ग्लूकोरोनिडेशन, एसिटाइलेशन, ग्लूटाथायोन कंजुगेशन, ग्लाइसिन कंजुगेशन, सल्फेशन, मिथाइलेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें फेज़ 2 के रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब इसको डिस्कस करने के बाद जो है ना हमने एक और चीज़ देखनी है थोड़ा सा, पी ग्लाइकोप्रोटीन। ये टॉपिक जो है वो हमारा हो गया कवर। फिर अब हमने क्या देखनी है? पी ग्लाइकोप्रोटीन। पता है क्या, पी ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में पहले भी एक लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो पी ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं ना, ये एंड हो गया। अब दो थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। पी ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये हमारी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इंटेस्टाइन के ये ड्रग ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये बहुत जगह प्रेजेंट होती है पी ग्लाइकोप्रोटीन, ब्रेन में भी, इंटेस्टाइन में भी। अब ये पता है क्या करती है? ये ड्रग को जो है ना एलिमिनेट कराती है इंटेस्टाइन के म्यूकोसा से। ये इंटेस्टाइन के सेल है ना, तो म्यूकोसा से क्या करती है? ल्यूमेन के अंदर फ्लक्स पंप होता है एक तरह का, और ना ये ब्रेन में भी प्रेजेंट होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा ड्रग्स हैं ना उनको वो बाहर की तरफ फ्लक्स पंप आउट कर देती है, इसलिए काफ़ी ड्रग्स जो हैं ब्रेन में भी एंटर नहीं हो सकती। अच्छा, अब ये जो है ना ये भी पी ग्लाइकोप्रोटीन भी हमारी क्या मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या है? इन्वॉल्व है, ठीक है, ड्रग के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। अच्छा, अब ये ऐसा फ्लक्स पंप काम करती है। अब हम ना कुछ इस तरह की ड्रग्स होती हैं जो इसको इनहिबिट करती हैं। जिस तरह हमारे पास ना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है वीरापैमिल, ठीक है। अब जो वीरापैमिल है ना वो इसको इनहिबिट कर देता है। अब इसको इनहिबिट कर देता है तो नॉर्मली जो पी ग्लाइकोप्रोटीन जिन ड्रग्स को जो है पंप आउट कर रही थी सेल से, उनकी कंसंट्रेशन जो है वो ऑटोमेटिकली सेल में बढ़ जाएगी ना। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे डिजॉक्सिन की, और डिजॉक्सिन की लेट्स सपोज थेराप्यूटिक डोज जो है ना वो हमने देनी है 2 mg, और उस पेशेंट को ना डिजॉक्सिन 2 mg ही मिल रही है, और उसकी मेटाबॉलिज्म में पी ग्लाइकोप्रोटीन इन्वॉल्व है। पी जितना ज़्यादा मतलब जितना एब्जॉर्ब होना होता है हो जाता है, बाकी नॉर्मली जो है ना पी ग्लाइकोप्रोटीन हमारी बॉडी में से डिजॉक्सिन को एक्सपेल आउट कर देती है, सेल में से निकाल देती है। अब मैंने साथ में को एडमिनिस्ट्रेशन करा दी वीरापैमिल की। वीरापैमिल ने इस पी ग्लाइकोप्रोटीन को क्या कर देना है? इनहिबिट कर देना है। तो मैं नॉर्मल डोज में भी साथ डिजॉक्सिन दे रही होंगी ना 2 mg, ठीक है, मतलब मैं 2 mg दे रही हूँ, नॉर्मल डोज में ही दे रही हूँ, तो ये क्या इफेक्ट शो करेगा? टॉक्सिक इफेक्ट, क्योंकि इसका नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए हमें पी ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो ऑलरेडी नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है बढ़ जाएगी, ठीक है, और इसकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी तो इसकी टॉक्सिक कंसंट्रेशन होगी अब हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब बहुत सी ड्रग्स हैं जो नॉर्मली एक्सपेल्ड आउट होती हैं बाय पी ग्लाइकोप्रोटीन, उसमें हमारे पास डिजॉक्सिन है और साइक्लोस्पोरिन ड्रग है। तो
इनको हमने ध्यान करना है कि इसके साथ पी ग्लाइकोप्रोटीन के इनहिबिटर के साथ नहीं देना। फिर मैंने एक और चीज़ हमने डिस्कस करनी है, टॉक्सिक मेटाबॉलिज्म। ये टॉपिक हमारा कवर हो गया, ये अलग है और ये नेक्स्ट जो है ये अलग है। टॉक्सिक ड्रग का जो अभी मैंने आपको बताया था कि ड्रग का मेटाबॉलिज्म का मतलब ये नहीं है कि ड्रग इनएक्टिवेट हो जाएगी। मेटाबॉलिज्म जो है वो ड्रग को एक्टिवेट करने के लिए भी ज़रूरी है और इनएक्टिवेट करने के लिए भी ज़रूरी है पोलर फॉर्म में, ताकि वो बॉडी से निकल जाए, ठीक है, एलिमिनेट आउट हो जाए। और प्रो ड्रग को एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट करने के लिए मेटाबॉलिज्म ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इस स्टेप के बाद जो है वो एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन आती है। कुछ ड्रग्स होती हैं जो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं, मतलब जो प्रो ड्रग फॉर्म में होती है और एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं बाय मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब हमारे पास एक एग्जांपल है एसिटोअमाइनोफिन की, ठीक है। अब नॉर्मली पता है इसकी मेटाबॉलिज्म कैसे होती है, ये इसकी कंजुगेशन होती है, ये कंजुगेट होता है ग्लूकोरोनाइड और इसके अंदर ग्लूकोरोनाइड और सल्फेट मेटाबोलाइट्स के अंदर। जब आपका बॉडी जो है वो नॉर्मली फंक्शन कर रहा होता है, ठीक है, ये फेज 2 में अभी हमने पढ़ा है, ये नॉर्मली इनमें मेटाबोलाइज होता है, ठीक है। अब कभी कभी इस तरह होता है, अगर एसिटोअमाइनोफिन की जो है ना हम ओवरडोज ले लेते हैं, इसकी जो ड्रग है ना, ड्रग की डोज बढ़ जाती है, ओवरडोज हो जाती है, ठीक है। तो फेज 2 जो सिस्टम है वो क्या हो जाता है, कंजुगेट हो जाता है ओवरऑल, मतलब इतनी ज़्यादा डोज हो जाती है कि ग्लूकोरोनिडेशन और सल्फेशन में ऑफ कोर्स ये पाथवे ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइम में ये जो है ये कन्वर्ट होता है बाय साइटोक्रोम P450, फेज 1 का जो सिस्टम है ना, फेज 1 P450 डिपेंडेंट सिस्टम, इसको ना एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट के अंदर कन्वर्ट कर देता है उस टाइम में। जब हम पता क्या करते हैं, जब हम एसिटोअमाइनोफिन की ओवरडोज लेते हैं, एन-एसिटाइल पी क्यूनीन एन-एसिटाइल पी क्यूनोन इमाइन मेटाबोलाइट के अंदर। अच्छा, अब ये जो हमारे ना लिवर के अंदर नेचरली प्रेजेंट होता है एक ग्लूटाथायोन जो एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट देता है, ठीक है, जो कि फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता है हमारी बॉडी में से। ये ज़रूरी होता है ग्लूटाथायोन बहुत। अगर ये ग्लूटाथायोन इतना बॉडी में उस टाइम प्रेजेंट हो कि ये जो हमारे पास मेटाबोलाइट बना है इसके साथ रिएक्ट करता है और एक हार्मलेस प्रोडक्ट बना देता है, लेकिन जितना ज़्यादा हम ओवरडोज लेंगे उतना ज़्यादा ये पाथवे कंजुगेट होगा, ठीक है, सैचुरेशन हुई होगी, तो ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होता जाएगा, ठीक है। हमारे पास एन-एसिटाइल पी क्यूनोन इमाइन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, ग्लूटाथायोन की डिप्लीशन होती जाएगी। तो पता है ये क्या करेगा, ये हमारे लिवर की जो नॉर्मल जो है ना प्रोटीन्स हैं हमारे लिवर के अंदर, मतलब ग्लूटाथायोन बिल्कुल कम हो गया, तो ये हमारे जो लिवर में सल्फी हाइड्राइल ग्रुप्स जो है ना हमारे हेपेटिक सेल प्रोटीन्स पे प्रेजेंट होती हैं, उसके साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा और लिवर की क्या करा देगा, नेक्रोसिस। हमारे हेपेटिक सेल की जो प्रोटीन्स हैं उनकी क्या करवा देगा, हेपेटिक सेल का क्या, ये नेक्रोसिस करवा देगा, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए ना हम एसिटोअमाइनोफिन का एंटीडोट लगाते हैं पेशेंट को, एसिटाइल सिस्टीन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सल्फाइड्राइल ग्रुप, जिसके साथ ये जो है इंटरमीडिएट रिएक्ट करता है और ये बॉडी में से फिर कम होता है, इसकी कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। बस ये हमारे पास ड्रग मेटाबॉलिज्म हमने डिस्कस कर लिया है। फिर जो नेक्स्ट है ना हमने अब जो है हमारे पास एब्जॉर्प्शन भी हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन भी, मेटाबॉलिज्म भी, और लास्ट जो हम एक्सक्रीशन जो इंशाल्लाह उसके पाथवे उसमें क्या क्या इन्वॉल्व वो हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करके काइनेटिक्स के चैप्टर जो ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।